नमस्कार, बहुत स्वागत आपका टीवी7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। शुरुआत करते हैं हमारे इस बुलेटिन की बिहार की खबर के साथ। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी व्यवस्था जो है वो विकसित करने की दिशा में काम कर रही है जिससे छात्रों को कोचिंग संस्थानों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को इतना बेहतर बनाया जाएगा कि विद्यार्थियों की सभी शैक्षणिक जरूरतें पूरी तरीके से हो पाएंगी। गया जिले के आपको बता दें एक प्रखंड में देवगांव में टेक्नोलॉजी सेंटर के शिलान्यास कार्यक्रम में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था और विकास के तमाम क्षेत्रों में लगातार सुधार के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई का स्तर इतना मजबूत होगा कि छात्रों को और अभिभावकों को कोचिंग संस्थानों की आवश्यकता ही महसूस नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आने वाले दिनों में ऐसी व्यवस्था विकसित की जाएगी कि छात्र सरकारी स्कूलों में ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें। हमारा लक्ष्य है कि हर बच्चे को बेहतर शिक्षा उपलब्ध हो और कोचिंग पर निर्भरता समाप्त हो जाए। यह बयान ऐसे समय में आया है जब राज्य में कोचिंग संस्थानों की भूमिका और उनकी कार्यप्रणाली को लेकर बहस तेज हो गई है। हाल ही के दिनों में चर्चित शिक्षकों से जुड़े विवादों के बाद कोचिंग संस्थानों के नियमन और इसी के साथ शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग भी जो है वो उठती जा रही है। ऐसे माहौल में मुख्यमंत्री का यह बयान बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने बिहार के दूसरे टेक्नोलॉजी सेंटर की आधारशिला भी रखी है। यह केंद्र लगभग 170 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा और करीब 20 एकड़ भूमि में इसका निर्माण होगा। परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और औद्योगिक प्रगति को बढ़ावा देना है। आपको बता दें कि भवन निर्माण पर लगभग 83 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे। प्रस्तावित टेक्नोलॉजी सेंटर से आधुनिक शिक्षक और प्रशिक्षण के साथ साथ प्रयोगशालाएं, उन्नत तकनीकी संसाधन और उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप जो है इसे कौशल विकास सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार का दावा है कि केंद्र शुरू होने के बाद हर वर्ष करीब 10,000 युवाओं को प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी और स्थानीय युवाओं को तकनीकी दक्षता हासिल करने का मौका भी मिलेगा। बिहार में इससे पहले आपको बता दें बिठा में एक टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित किया जा चुका है। गया में बनने वाले ये दूसरा केंद्र क्षेत्र में औद्योगिक और इसी के साथ तकनीकी विकास को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। इससे आसपास के जिलों के युवाओं को भी जो है यहाँ लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि कार्यक्रम के दौरान जिला परिषद अध्यक्ष नैना कुमारी और उपाध्यक्ष शीतल कुमार प्रसाद जो है यहाँ मौजूद रहे और आपको बता दें कि मंच से पर स्थान नहीं मिला, इसको लेकर भी नाराजगी जो है उन्होंने जताई है। दोनों जनप्रतिनिधियों ने इसे प्रोटोकॉल की अनदेखी बताते हुए जिला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री से मामले के संज्ञान लेकर जनप्रतिनिधियों के सम्मान और प्रोटोकॉल के पालन की सुनिश्चितता करने की भी मांग की है। बहरहाल आपको बता दें कि सरकार का कहना है कि शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में किए जा रहे निवेश से राज्य में रोजगार और विकास के जो है नए अवसर पैदा होने की संभावना भी जताई जा रही है। तो किस तरीके से आपको बता दें कि सम्राट चौधरी का शिक्षा सुधार पर जो है विशेष जोर है। कोचिंग सेंटर्स बंद होने पर जो है बड़ा दावा उन्होंने किया और ये कहा कि देखिए हर वर्ष 10,000 युवाओं का जो है यहाँ प्रशिक्षण भी किया जाएगा। तो टेक्नोलॉजी सेंटर के लोकार्पण शिलान्यास के दौरान आखिरकार यहाँ पे क्या कुछ बातें उन्होंने कही हमने आपको बताई। अब आपको लेकर चलते हैं देश की राजधानी दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में यमुना नदी को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में रविवार को एक बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण जनभागीदारी अभियान आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में मां यमुना तट स्वच्छता अभियान के तहत राजधानी के 28 प्रमुख घाटों, तटों और रिवरफ्रंट स्थलों पर एक साथ जो है व्यापक सफाई और जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। एक संकल्प स्वच्छ यमुना संदेश के साथ आयोजित इस अभियान में आपको बता दें भाजपा के सांसद, मंत्रियों, विधायकों, सामाजिक संगठनों और हजारों नागरिकों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गीता कॉलोनी स्थित ठोकर नंबर 14 घाट पर जो है आपको बता दें खुद अभियान का नेतृत्व किया है। उन्होंने नागरिकों के साथ श्रमदान करते हुए यमुना को स्वच्छ, निर्मल और इसी के साथ अविरल बनाने का संकल्प दोहराया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यमुना केवल एक नदी नहीं बल्कि दिल्ली की सांस्कृतिक, धार्मिक और पारिवारिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके संरक्षण और स्वच्छता के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी बहुत आवश्यक है। अभियान के दौरान दिल्ली के विभिन्न घाटों पर सांसदों, केंद्र राज्य मंत्रियों, दिल्ली सरकार के मंत्रियों और अन्य जनप्रतिनिधियों ने सफाई गतिविधियों में हिस्सा लिया। सभी जनप्रतिनिधियों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर यमुना तटों की सफाई की और नदी संरक्षण के प्रति जन जागरूकता फैलाने का प्रयास किया। कार्यक्रम में लगभग 500 सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक और स्वयंसेवक संगठनों ने सहयोग किया है, जबकि हजारों स्वयंसेवकों और स्थानीय नागरिकों ने सक्रिय भागीदारी निभाई है। सुबह से ही विभिन्न घाटों पर लोगों ने श्रमदान कर कचरा हटाया और यमुना तटों की सफाई की है। इस दौरान लोगों को यह संकल्प भी दिलाया गया कि वो यमुना में प्लास्टिक,
पूजा सामग्री और अन्य जितने भी सामान हैं उनको ना डालें। साथ ही नदी को स्वच्छ बनाने रखने के लिए जो है यहाँ व्यक्तिगत स्तर पर योगदान देने का भी आह्वान किया गया है। आपको बता दें कस्तूरबा नगर में भाजपा विधायक नीरज बसोया ने कहा है कि भाजपा सरकार बनने के बाद से यमुना की सफाई की प्राथमिकता दी गई है और इसके सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार लगातार नदी के पुनरुद्धार के लिए जो है काम कर रही है। वहीं कालिंदी गंगा घाट पर सांसद स्वाति मालीवाल ने भी जो है स्वच्छता अभियान में भाग लेकर लोगों को यमुना संरक्षण के प्रति जागरूक किया है। दिल्ली सरकार ने इस अभियान को यमुना संरक्षण को जन आंदोलन का रूप जो है देने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है यहाँ निभाई है और बहुत महत्वपूर्ण कदम इसे बताया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान और पर्यावरण संरक्षण के विजन से प्रेरित होकर सरकार यमुना के पुनर्जीवन के लिए जो है लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि केवल सरकारी प्रयासों से नहीं बल्कि जनता की सक्रिय भागीदारी से ही यमुना को जो है स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाया जा सकता है। सरकार के अनुसार अभियान को व्यापक जन समर्थन मिला है और इससे यमुना स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता बढ़ने में सफलता भी मिली है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यमुना को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए भविष्य में भी ऐसे अभियान लगातार नियमित रूप से चलाए जाएंगे ताकि नदी संरक्षण को एक स्थायी आंदोलन का रूप जो है वो दिया जा सके। तो आपको ये भी सुनाते हैं कि आखिरकार जो दिल्ली से सांसद हैं मनोज तिवारी, उन्होंने क्या कुछ कहा है। ये एक दिन का नहीं है और एक दिन से तो कुछ होता नहीं, लेकिन ये 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे तभी उन्होंने हाथ में झाड़ू थामा था और तब से वो सिलसिला चल रहा है। और जब से दिल्ली में हमारी बहन रेखा गुप्ता चीफ मिनिस्टर के पद पे बैठी हैं, हम लगातार ये कार्य करते हैं। अभी 2 दिन पहले का भी हमारा तस्वीर आप देख सकते हैं, मलकागंज के सड़क पे सफाई कर रहा था। अब ये तो आज स्पेशल ड्राइव है, आज जमुना जी के स्वच्छता के लिए, और जैसे हम यहाँ खड़े हैं ऐसे ऐसे 22 पॉइंट बने हुए हैं और जितने जोश से सब लगे हुए हैं लोग, शासन प्रशासन सब। आप हमारी डीएम है इस जिले की, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की, हमारे डिप्टी कमिश्नर एमसीडी हैं, इनके साथ साथ आप देखेंगे कोई विधायक जी यहाँ पे हैं, हम खुद सांसद के रूप में यहाँ उपस्थित हैं और हमारे ऐसे ऐसे कम से कम 100 से ऊपर जो प्रमुख नेता हैं, प्रमुख अधिकारी हैं, उनकी जगह जगह ड्यूटी लगी हुई है। उद्देश्य सिर्फ एक है कि ये स्पेशल ड्राइव लोगों के मन तक बसना चाहिए और उसका ही प्रयास है। तो आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि केंद्र संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उस बयान पर जो है तीखी प्रतिक्रिया दी है जिसमें गहलोत ने कहा था कि यदि आज इंदिरा गांधी जीवित होती तो भाजपा की मौजूदा नीतियों के चलते पार्टी पर प्रतिबंध लगा देती। शेखावत ने पलटवार करते हुए आपको बता दें कि ऐसे बयान दिए हैं जिसमें कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है, उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा है कि भाजपा पर प्रतिबंध लगाने की बात अब केवल जो है सपना बनकर रह गई है। सोमवार को जोधपुर सर्किट हाउस में आयोजित एक प्रेस वार्ता में शेखावत ने यह कहा है कि भाजपा आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और उसे प्रतिनिधित्व करने की बात वो लोग कर रहे हैं जो राजनीतिक रूप से जो है अप्रशंसित हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक संसाधनों को कुचलने का प्रयास कांग्रेस ने किया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस पर भी कांग्रेस सरकारों ने जो है यहाँ प्रतिबंध लगाया था। इसलिए लोकतंत्र की दुहाई देने वालों को अपने इतिहास जो है वो नहीं भूलना चाहिए। शेखावत ने प्रदेश में पेयजल संकट और इसी के साथ जल जीवन मिशन की स्थिति को लेकर भी जो है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार ने हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाएं स्वीकृत की थी, लेकिन पिछली सरकारों के कार्यकाल में योजनाओं को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। उन्होंने कहा कि जोधपुर क्षेत्र के लिए भी जो है बड़े स्तर पर परियोजनाएं मंजूर दी गई थी, लेकिन उनका प्रभावी क्रियान्वयन जो है वो नहीं हो सका है। केंद्र मंत्री ने दावा किया है कि गहलोत लगातार अपनी सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाते हैं, लेकिन इसके समर्थन में कोई ठोस प्रमाण जो है वो प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा ने भी जो है कई गंभीर आरोप लगाए थे जिन पर कांग्रेस नेतृत्व ने भी जो है स्पष्ट जवाब नहीं दिया था। केंद्र सरकार की उपलब्धियां का उल्लेख करते हुए शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन और जन कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के जो है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया गया है। जनधन खाते, आयुष्मान भारत, मुफ्त राशन और किसानों के लिए बढ़ी हुई एमएसपी जैसे योजनाओं ने करोड़ों लोगों के जीवन में जो है सकारात्मक बदलाव लाया है।
उन्होंने कहा कि आज भारत केवल एक बड़ा बाजार नहीं बल्कि वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में जो है वो उभर रहा है। कोविड महामारी के दौरान भारत ने न केवल अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की बल्कि वैक्सीन मित्रता अभियान के माध्यम से दुनिया के कई देशों में भी मदद दी। G20 की सफल मेजबानी और वैश्विक मंचों पर भारत की बढ़ती भूमिका इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। शेखावत ने कहा है कि डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में यूपीआई दुनिया का नेतृत्व कर रहा है और वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। उन्होंने विश्वास जताया है कि केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से जल जीवन मिशन के दूसरे चरण से भी जो कमियां हैं वो दूर की जाएंगी और पेयजल संकट का जो स्थायी समाधान है वो भी किया जाएगा। अब अशोक गहलोत के ऊपर किस तरीके से तीखा प्रहार करते हुए यहाँ गजेंद्र सिंह शेखावत आए हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है, पहले आपको वो सुना देते हैं। जो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे, मैं कल देख रहा था यहाँ के कांग्रेस के नेता ट्वीट करके कह रहे थे, वो वीडियो जारी करके कह रहे थे कि लोकतंत्र खतरे में। वो कह रहे थे कि जो है मीडिया पर अपनी आवाज उठाने पर, मीडिया पर अपनी बात को उठाने पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। वो कह रहे थे कि ये शर्म का विषय। मुझे लगता है कि अपनी पार्टी के इतिहास और कुनबे के इतिहास को भूल गए। जिन लोगों ने मीडिया पर प्रतिबंध लगाया, जिन्होंने न्यायपालिका की कलम पर रोक लगाई, जिन्होंने लोगों की आवाज़ का गला घोटा, वो आज इस बात को कह रहे हैं। गहलोत साहब की ये मानसिकता जो है उनके कुनबे की मानसिकता, उनके कांग्रेस पार्टी के कुनबे की मानसिकता दिखाती है। वो मानसिकता प्रदर्शित करती है कि इंदिरा गांधी होती तो भारतीय जनता पार्टी पर प्रतिबंध लगा देती। वो सपने का समय रह गया है। अब भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और जो अप्रासंगिक हो गए और लगातार अप्रासंगिक होते जा रहे हैं वो इस तरह की बातें करते हैं। खिसियाई हुई जो है वो बिल्लियां खंबा नोचती हैं, वो ये काम करते हैं। दीजिए, अगर ये जो दीवार पे लिखा हुआ है मैं ऐसा पढ़ सकता हूँ कि भारत जो है 2047 तक विकसित होगा। भारत जिस रास्ते पर अब चल पड़ा, अब दुनिया की कोई ताकत भारत को विकसित होने से नहीं रोक सकती। और मैं आपको जिम्मेदारी के साथ में कहता हूँ कि पिछले 100 साल में भारत ने जो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखा था वो इस 12 साल के कालखंड में देखा है। और 12 साल में जो कुछ नहीं हुआ है, जो कुछ हुआ है उससे अनेक 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 गुना जो है आप भारत में परिवर्तन देखेंगे। आज जो भारत में परिवर्तन आपने देखा है ये केवल उसका बीज मात्र है। इसका वटवृक्ष में परिवर्तित होते हुए आप सौभाग्यशाली हैं कि 25 साल बाद में आप सब लोग इस विषय को देखने वाले हैं, इस विषय को जीने वाले हैं, इस विषय का आगे विस्तार देने वाले हैं। आगे आपको लेकर चलते हैं सीधे झारखंड, क्योंकि रांची में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में प्रदेश पदाधिकारियों की मासिक बैठक संपन्न हुई, जिसमें संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा के साथ साथ आगामी कार्यक्रमों पर विस्तृत कार्य योजनाओं पर चर्चा की गई है। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के झारखंड प्रवास के दौरान दिए गए निर्देशों के अनुपालन को लेकर सहमति बनी है और यह तय किया गया है कि इन निर्देशों को बूथ स्तर तक प्रभावी ढंग से लागू किया जाए ताकि संगठनात्मक मजबूती और जनसंपर्क को अधिक सुदृढ़ किया जा सके। प्रदेश महामंत्री अमर कुमार ने जानकारी दी कि संगठन को अधिक प्रभावी और परिणाममुखी बनाने के लिए मंडल, शक्ति केंद्र, बूथ, जिला और प्रदेश स्तर पर नियमित मासिक बैठकों की श्रृंखला वो निर्धारित की गई है। आपको बता दें कि प्रत्येक माह की 15 तारीख को प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक वो सुनिश्चित की जाएगी, जिसकी शुरुआत इस बैठक से हुई है। बैठक में पिछले 1 महीने के कार्यक्रमों की समीक्षा की गई और आगामी 1 महीने की कार्ययोजना पर विस्तार से विचार विमर्श हुआ है। आगामी कार्यक्रमों के तहत आपको बता दें 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को पार्टी स्तर पर व्यापक रूप से मनाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें सभी जिलों और मंडलों में योग कार्यक्रमों आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि और इसी के साथ स्मरण कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई गई है, जबकि 25 जून को देश में लगाए गए आपातकाल की वर्षगांठ पर लोकतांत्रिक पर हुए प्रहार को स्मरण करते हुए भी विभिन्न जन जागरूकता और विचार गोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में चल रहे कार्यक्रमों की भी समीक्षा की जाएगी और तय किया गया है कि किसान मोर्चा द्वारा प्रत्येक जिले में जैविक खेती पर संगोष्ठी का आयोजन भी किया जाएगा ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि नवाचार को बढ़ावा मिल सके। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक सक्रिय बनाया जाएगा ताकि सभी कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए समन्वय और अनुशासन पर विशेष जोर दिया जा सके। प्रदेश नेतृत्व ने कहा है कि हाल ही में संपन्न प्रशिक्षण वर्गों और संगठनात्मक गतिविधियों से प्राप्त अनुभवों को आगे की रणनीति में शामिल किया जाएगा और कार्यकर्ताओं की अधिक सक्रियता वो भूमिका निभाने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा।
बैठक में यह भी तय हुआ है कि मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो है व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। बैठक में उपस्थित सभी नेताओं ने संगठनात्मक एकजुटता और समन्वय के साथ आगामी कार्यक्रमों को सफल बनाने का संकल्प लिया है और कहा है कि पार्टी का उद्देश्य जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर प्रभाव कार्य करते हुए जो है वो संगठन को और अधिक सशक्त बनाया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष ने भी आपको बता दें कि स्पष्ट किया है कि नियमित बैठकों और योजनाबद्ध कार्यक्रमों के माध्यम से संगठन की जमीनी पकड़ को मजबूत किया जाएगा और कार्यक्रम और कार्यकर्ता जो है वो स्तर तक जो है प्रक्रिया भागीदारी निभाई जाएगी। बैठक में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सहित आपको बता दें कई प्रदेश पदाधिकारी उपस्थित रहे और सभा में आपको बता दें संगठनात्मक लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जो है सहमति भी जताई गई है, जिसके साथ बैठक का समापन एकजुटता और संगठन विस्तार के संकल्प के साथ जो है वो हुआ है। तो आपको बता दें किस तरीके से रांची बैठक में जो है संगठनात्मक रणनीति जो है वो तय की गई है। योग दिवस कार्यक्रम की व्यापक तैयारी भी की गई है क्योंकि आने वाले समय में योग दिवस देखने को मिलने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यहाँ तमाम तैयारियां की जा रही हैं और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि योजना जो है वो भी बनाई गई है। आपातकाल स्मरण कार्यक्रमों पर जो है वो चर्चा की गई है और साथ ही आपको बता दें जिस तरीके से पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की मोदी सरकार ने बीजेपी सरकार ने 12 वर्ष अपने पूरे किए हैं, उन 12 वर्षों की उपलब्धियों पर जो है जनसंपर्क अभियान भी जो है यहाँ पर बीजेपी द्वारा चलाया जाएगा। तो हमने आपको बताया किस तरीके से झारखंड में अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जो है उनका भी दौरा था। उन्होंने जो जो बातें कही हैं उनको अब बूथ स्तर तक ले जाने के लिए जो है यहाँ व्यापक चर्चाएं और तैयारियां जो हैं वो की जाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि हाल फिलहाल में जिस तरीके से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानों का संचालन जो है वो शुरू हो गया है और अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो ये खबर जानना दरअसल आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि संचालन शुरू होने के साथ ही दिल्ली एनसीआर और पश्चिम उत्तर प्रदेश के लाखों यात्रियों को जो है एक नया और सुविधाजनक विकल्प तो मिल गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार वहां तक पहुंचा कैसा जाए। अब तक अधिकांश लोग हवाई यात्रा के लिए दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर जो है वो निर्भर होते थे, लेकिन जेवन में बने इस नए एयरपोर्ट के शुरू होने से यात्रा का समय, ट्रैफिक की परेशानी और आने जाने का खर्च जो है वो कम होने की उम्मीद है। गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों के यात्रियों के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अधिक सुविधाजनक जो है वो साबित हो सकता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि अब उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए भारी ट्रैफिक और लंबी दूरी का समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सबसे बड़ी विशेषता इसकी यमुना एक्सप्रेसवे से सीधा कनेक्टिविटी जो है वो देखने को मिलेगी। दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और आसपास के शहरों से यात्री निजी वाहन, टैक्सी या अन्य सड़क परिवहन साधनों के जरिए जो है वो आसानी से एयरपोर्ट पहुंच सकेंगे। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कई क्षेत्रों से आपको बता दें एयरपोर्ट तक पहुंचने के लगभग 30 मिनट का समय जो है वो लगता है, जबकि गाजियाबाद और हापुड़ से ये सफर जो है वो तकरीबन 45 मिनट तक पूरा किया जा सकता है। गाजियाबाद के यात्रियों के लिए आपको बता दें कि यहाँ ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे का संयोजन जो है वो बहुत बड़ा रहने वाला है। पहले आपको बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने के लिए राजधानी के व्यस्त ट्रैफिक से गुजरना पड़ता था, लेकिन अब जेवर एयरपोर्ट, और इसी बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है। एक बड़ी खबर आपको बता दें कि जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी का अनोखा प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला है। आपको बता दें कि कॉकरोच पार्टी फाउंडर को युवकों ने पीटा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो सामने निकल के आ रही है। जयपुर प्रदर्शन में फाउंडर पर जो है हमला हुआ है। आपको बता दें अभिजीत दिपके जो इस पार्टी के फाउंडर हैं उनके ऊपर जो है यह हमला किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो हम आपको बता रहे हैं कि जयपुर में किस तरीके से प्रदर्शन जो है कॉकरोच जनता पार्टी कर रही थी। जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर जो है यहाँ मांग जो है कॉकरोच जनता पार्टी उठाते हुए नजर आ रही थी। और आपको बता दें कि यहाँ पे जो है कॉकरोच जनता पार्टी का अनोखा प्रदर्शन साफ तौर पे देखने को मिला है। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर को यहाँ पर युवकों ने पीटा है। जो युवक कल तक उनके साथ खड़े थे, आज उसी में से कई सारे युवक ऐसे हैं जो उनके विरोध में चले गए और यहाँ पे जो है उनके ऊपर हमला कर दिया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ साथ आपको बता दें नीट और सीबीएसई जैसे वो तमाम मुद्दे, यानी खासतौर पे शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो है सरकार को यहाँ पर घेरते हुए कॉकरोच जनता पार्टी नजर आ रही थी। और उनके फाउंडर को जो है यहाँ पर इस पार्टी के फाउंडर को जो है राजस्थान की राजधानी जयपुर में जो है वो मार दिया गया है, यहाँ हमला किया गया है। यहाँ पर उनके ऊपर जो है थप्पड़ बरसाए गए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो सामने निकल के आ रही हैं, किस तरीके से उनके ऊपर हमला किया गया और थप्पड़ जो है उनको मारे गए हैं। उनके ऊपर यहाँ जो है कितने सारे युवक जो है एक साथ भीड़ में इकट्ठा होकर जो है उनके ऊपर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वो
युवकों का अभिवादन कर रहे थे, लेकिन इसी बीच देखिए कुछ युवकों ने यहां पे जो है उनके ऊपर हमला कर दिया है। जयपुर का पूरा आपको मंजर दिखा रहे हैं, जहां पर कॉकरोच जनता पार्टी का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिल रहा था, लेकिन उसी प्रदर्शन के बीच जब वो यहां पर अपना अभिनंदन कर रहे थे उन तमाम युवकों को, तो उन्हीं में से भीड़ में से जो है एक युवक ने यहां पे जो है थप्पड़ जो है वो जड़ दिया है। फाउंडर पर हमला जो है वो साफ तौर पे देखने को मिला। शिक्षा मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन में जो है बवाल देखने को मिला है, और किस तरीके से आपको बता दें कि प्रदर्शन स्थल पर जमकर जो है हंगामा देखने को मिला है। और आपको बता दें किस तरीके से तमाम लोग जो है, तमाम युवा जो है वहां एकत्रित हुए थे। और उसी बीच आपको बता दें कि ये तस्वीरें सामने निकल के आई, प्रदर्शन में अच्छी खासी संख्या में जो है युवा वहां मौजूद थे जो इनके समर्थन में थे। लेकिन इसी बीच ये खबर सामने निकल के आती है कि यहां पे जो है शिक्षा मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जो है, अब आपको बता दें कि यहां पे जो है जमकर हंगामा जो है वो देखने को मिला है। तो फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। जल्द होंगे हाजिर ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स और खबरों के साथ। आप बने रहें और देखते रहें सिर्फ TV7 भारत।